सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है, और ये भी कि रूस की यात्रा पर इससे पहले थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वो कितनी महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है वहां पर, तो इन सभी पर होगी बात। और उसके बाद आज की खास चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को लेकर बयान दिया था संसद के अंदर, उसका हर जगह विरोध हो रहा है, यहां तक कि उनके अपने क्षेत्र रायबरेली में भी। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि ये जो कट्टरता या इस तरह की चीजें दिखती है, क्या ये भी सेलेक्टिव है? इसलिए क्योंकि कई ऐसे बयान आते हैं जिस पर बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, हमारे कई नेता तथा कथित बुद्धिजीवी बिल्कुल चुप्पी साध देते हैं, उनको वो उन बयानों में कट्टरता दिखती नहीं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम के बयान की। तो इस पर एक चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ कि क्या दोहरा मापदंड और नैरेटिव जो इस तरह से खड़ा किया जाता है उसका मकसद क्या होता है, इस पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे, हमने आपको 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कर्नाटक में SC/ST फंड के दुरुपयोग का मामला सामने आया गारंटी पूरी करने के लिए। तो अब SC कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया है, कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। अब कर्नाटक सरकार कह रही है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये तो अधिकारियों ने कर दिया। लेकिन क्या बिना सरकार की हरी झंडी के कोई अधिकारी इस तरह कर सकता है क्या? इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच वियना में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का लिया गया जायजा। साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रियन चांसलर ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रिया के दौरे पर वियना में गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। 40 साल से भी अधिक समय के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ऑस्ट्रिया यात्रा। 40 से भी अधिक साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे से वहां रह रहे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह। पीएम से संवाद का बेसब्री से इंतजार। ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक में भी प्रधानमंत्री होंगे शामिल। सात राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के दौरान सामने आ रही है हिंसा की खबरें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC कमीशन ने कर्नाटक में SC/ST फंड के दुरुपयोग पर सिद्धारमैया सरकार को जारी किया नोटिस। 7 दिन के अंदर मांगा जवाब। गारंटी पूरी करने के लिए राज्य सरकार पर SC/ST फंड के दुरुपयोग का है आरोप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। 18 लोगों की मौत, 19 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। राष्ट्रपति ने जताई संवेदना। और असम में बाढ़ के चलते मारे जाने वाले लोगों में 7 और लोग शामिल। मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 79। कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 5 अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 17 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित। ये थे इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे की। और इससे पहले रूस के दौरे पर भी प्रधानमंत्री थे, तो इन दोनों दौरों में क्या कुछ खास है, इसी की बात सबसे पहले करेंगे। तो रूस की सफल 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। इस समय वियना में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब से कुछ देर पहले
द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और बहुत खास है, ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो बेहद अहम दौरा है। 40 से भी अधिक साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे से बाहर रह रहे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जो प्रवासी भारतीय हैं। वियना में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद शामिल होने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं। ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम के संवाद का बेसब्री से इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच आकर क्या कुछ कहने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की 2 दिनों की सफल यात्रा पूरी की, उसके बाद ऑस्ट्रिया गए थे। तो रूस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई शिखर वार्ता और कई अहम समझौते हुए। उसमें खास तौर पर भारत और रूस के बीच 9 समझौतों पर मुहर लगी है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन के भी पार पहुंचाने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद उनको सम्मानित किया रूस के इस सबसे बड़े नागरिक सम्मान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वियना में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और देखते हैं कि इस मौके पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ने क्या कुछ कहा। Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. तो इस समय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले रूस के 2 दिवसीय दौरे पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से वहां पर सम्मानित किया गया। यह रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। साल 2019 में रूस ने यह सम्मान देने का ऐलान किया था। यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के विशिष्ट योगदान के लिए उनको दिया गया है। इस पुरस्कार की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 326 साल पुराना पुरस्कार है। 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल को शुरू किया था। प्रधानमंत्री सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार जताया। पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने
दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रधानमंत्री की यात्रा पर बात करने के लिए। पहले बात अरुण से हम करते हैं कि वियना में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस समय, अरुण 40 साल से भी ज्यादा का समय गुजर गया जब भारत के प्रधानमंत्री गए हैं वहां की यात्रा पर। कितना अहम, और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो अब से कुछ ही देर पहले जो डेलीगेशन लेवल टॉक हुए दोनों नेताओं के बीच, क्या कुछ खास या कुछ समझौते या कुछ सहमति जो आप तक अभी तक पहुंच पा रही हो? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑस्ट्रिया के अंदर है। हमने देखा कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद जब दोनों ही लीडर्स ने प्रेस स्टेटमेंट्स किए तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उन्होंने हाईलाइट किए। कुछ बड़े टेकअवेज की अगर बात की जाए लालचंद जी यहाँ पे, वो ये था कि एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कहा कि अब हम लोग अपने जो रिलेशंस हैं उनको केवल इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक आयाम भी देंगे। और ये इसको अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि जब भी हम किसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेते हैं, न्यू एंड टेक्नोलॉजीज को लेते हैं, तो उसमें स्ट्रेटेजिक एंगल काफी मौजूद होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि अब भारत और ऑस्ट्रिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरह से एंगेज करते हुए दिखाई देंगे आगे जाते हुए। दूसरा, दोनों ही देशों ने, भारत और ऑस्ट्रिया ने जो आतंकवाद है उसको कंडेम किया है, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो आतंकवादी गतिविधि है वो कई पॉकेट्स में देखने को मिलती है। और इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ तौर पर कहते हैं कि हम हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म को एक तरह से कंडेम करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो कि एक बड़ा टेकअवे भी आप मान सकते हैं वो ये कि यूक्रेन को लेकर के बातचीत हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर से यहाँ रिइटरेट किया कि हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी से मसलों को सुलझाना चाहिए और बैटल फील्ड्स के ऊपर सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढा जा सकता है। और अगर इसको थोड़ा सा अगर रशिया के साथ भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो लालचंद जी आप इस बात को पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द सेम टाइम रशिया के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, वहां पर भी बायलैटरल बातचीत होती है और दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की बात और नए आयामों तक लेकर के जाने की बात होती है। और उसी सेम के अंदर आप देखिए कि ऑस्ट्रिया यानी कि यूरोप के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंगेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप पे दर्शाता है कि भारत का जो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसके साथ हम तमाम देशों के साथ में एंगेज करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये कुछ बड़े टेकअवेज। बिल्कुल अरुण, इससे पहले जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री रूस की 2 दिवसीय सफल यात्रा पर थे, वहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो मिला ही, लेकिन दोनों देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ राष्ट्रपति पुतिन के साथ, काफी अहम भारत के लिहाज से। और इस समय की जो स्थिति है, खास तौर पर जो रूस का पोजीशन है, वेस्ट का पोजीशन है, इसमें जिसे कहते हैं कि एक जबरदस्त जिसे कहे कूटनीतिक संतुलन है ना, उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद अहम रही, रूस की ये यात्रा। बिल्कुल लालचंद जी, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, इसको जरा आप सिंबॉलिकली समझिए कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद में कोई भी फ्लाइट रशिया से यूरोप के लिए डायरेक्ट नहीं आई है, बिकॉज कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, डाइवर्ट होकर के जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया की अपनी यात्रा पूरी करते हैं और उनकी फ्लाइट डायरेक्ट यूरोप में आती है। तो ये भी दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से रशिया के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, वेस्ट के साथ भी एंगेज कर रहे हैं। देखिए, यूरोप के दौरे पर है तो यूरोप के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, हम अपने जो प्रायोरिटीज है उनको हम लोग तवज्जो देंगे और साथ ही साथ जहां भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है वहां पे डायलॉग और डिप्लोमेसी से मसलों को सुलझाने की वकालत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कैसे शांति में बेसिकली कैसे बैटल फील्ड्स के अंदर हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इसी बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया एक तरह से कन्वे करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर यह निकल करके आता है कि एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर आप देखेंगे लालचंद जी, पिछले कुछ समय में काफी चेंज हो रहा है, जिसका जिक्र भी आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया कि अब हम दोनों ही, ऑस्ट्रिया और इंडिया ने कहा है कि जो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे आप यूएन के अंदर बात कर लीजिए, तमाम मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, जहाँ पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिकॉज जो रोल बड़े देशों को, डेवलप्ड नेशंस को लेना चाहिए, वो रोल कहीं ना कहीं भारत निभा रहा है। अब आज ही की बात कर लीजिए लालचंद जी, यूएस साफ तौर पर कह रहा है कि रशिया को अगर कोई कह सकता है वॉर रोकने के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, तो वो शायद भारत ही है। ये बात जो प्रेस ब्रीफिंग में यूएस में आज ही कहा गया है। तो अपने आप दर्शाता है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, तो भारत का कहीं ना कहीं जो दबदबा है, जो उसका जो रोल है, वो काफी एक तरह से बढ़ता हुआ। और उसी दिशा में प्रधानमंत्री की ये यात्रा, जो दोनों देशों की यात्रा है, ये निश्चित रूप से
मील का पत्थर है हर लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए वियना से और हमारे साथ खबर पर चर्चा करने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा होगी कि क्या दोहरे मापदंड और जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, सेलेक्टिव हुआ जाता है बयानों को लेकर के, उसका क्या मकसद होता है। और इस बीच राहुल गांधी ने जो बयान दिया था संसद में, उस हर जगह पर उसका विरोध भी हो रहा है। करेंगे इस पर खास चर्चा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज की हमारी जो खास चर्चा होगी वो ये कि क्या दोहरे मापदंड और नैरेटिव को लेकर के जो मकसद होता है वो आखिर क्या मकसद होता है। तो दोहरे मापदंड और नैरेटिव का क्या मकसद है? दरअसल संसद के अंदर राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान का लगातार विरोध हो रहा है। राहुल की गुजरात यात्रा के दौरान विरोध के बाद अब उनके अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में भी विरोध हो रहा है। देश के कई हिस्सों में लोग राहुल गांधी के विवादित बयान का विरोध कर रहे हैं और लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, खासतौर पर उन्होंने हिंदुओं को लेकर जो कुछ बोला था। उधर ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने धर्मांतरण को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। फिरहाद हकीम ने कहा, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो बदनसीब हैं, उनको इस्लाम अपनाने की दावत देनी चाहिए। खुले तौर पर बीजेपी ने फिरहाद हकीम के बयान का विरोध करते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन देखिए कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को फिरहाद हकीम के बयान पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुंह नहीं खोल रहा। सवाल यह है कि क्यों इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाते हैं कई बड़े नेता। और बात सिर्फ नेताओं की ही नहीं है, मीडिया का एक वर्ग और तथाकथित बुद्धिजीवी पर भी सवाल है। बुद्धिजीवियों पर भी क्या सवाल है कि क्यों एक तरफा नैरेटिव लेकर आते हैं ऐसे लोग, और क्या होता है इनका मकसद। एक उदाहरण लीजिए, ऐसी ही एक रिपोर्ट में दावा है कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई। अब बताइए क्या आधार है इसका। APCR नाम की रिपोर्ट है ये, इसमें ऐसा दावा किया गया है, लेकिन रिपोर्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल हम भी पूछ लेते हैं। क्या इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की प्रताड़ित भाजपा कार्यकर्ता रोशन आरा खातून का नाम भी शामिल है क्या? पश्चिम बंगाल में रोशन आरा को निर्वस्त्र किया गया था, पीटा गया था, प्रताड़ित किया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या इसमें वो भी शामिल हैं जिन्हें पूरे पश्चिम बंगाल में कंगारू कोर्ट चलाने वाले लोगों ने पीटा, प्रताड़ित किया और मार डाला, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो? ये सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के बयान का विरोध भी हो रहा है। आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का संसद में दिया गया वो बयान जिसे लेकर लगातार उनका विरोध हो रहा है। अब रायबरेली में भी हो रहा है।
जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज कांग्रेस का हिंदुत्व विरोध चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस आखिर कब तक हिंदुत्व का विरोध करती रहेगी? अब वे रामनगर के नाम को कर्नाटक में बदलना चाहते हैं। कांग्रेस की हिंदू नफरत और राम जी के प्रति उदासीनता नए चरम सीमा को छू रही है। प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, ये कांग्रेस ने कहा। राम मंदिर को रोको टोको, ये भी उन्होंने किया। बाबरी को फिर से बना दीजिए। और फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन को इंडिया अलायंस ने हराया, ये अभी राहुल गांधी ने कहा था। उसके बाद रामनगर जिले का नाम बदलने की साजिश की जा रही है डीके शिव कुमार और कर्नाटका कांग्रेस के द्वारा। और राम जी के प्रति इतनी नफरत का भाव है कि पहले हिंदू को हिंसक कहना, राम जी के अस्तित्व को नकारना, सनातन को बीमारी, सनातन समाप्त, हिंदू टेरर, ये सारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी अब रामनगर का भी नाम बदलना चाहती है। ये उनकी मानसिकता और सोच को दर्शाता है। और उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को रायबरेली के लोगों को जवाब देना होगा कि वो हिंदू हैं या नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो आपको देना चाहिए। आप रायबरेली की जनता को जवाब दो, आप हिंदू हो या नहीं हो। अगर रायबरेली की जनता ये पूछ रही है तो आपको जवाब देना चाहिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी का विरोध हो रहा है और ये भी कि जब बड़े बड़े बयान आते हैं तो उस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। तो इसी पर आज खास चर्चा करेंगे हम। और हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत अवधेश सर इस चर्चा में। धन्यवाद। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। और साथ में कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत विजय कौशिक जी इस चर्चा में आपका भी। मैं चर्चा को थोड़ा सा अवधेश सर के जरिए बढ़ाता हूं। अवधेश सर, जिस तरह की ये चीजें आती हैं सामने, देखिए राहुल गांधी का विरोध गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हो रहा है, अब रायबरेली में भी विरोध उनका हुआ उनके बयान को लेकर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सेलेक्टिव तौर पर निशाना बनाया जाता है और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिरहाद हकीम के बयान की बात कर रहा हूं कि उनके उस तरह के बयान को भी नजरअंदाज किया जाता है जब वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कहावत है खुला खेल फर्रुखाबादी, वो सीधे तौर पर खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदनसीब हैं, उनको दावत इस्लाम दो। लेकिन उन पर कोई कुछ नहीं बोलता। क्या मकसद होता है इस तरह के नैरेटिव का और दोहरे मापदंड का अवधेश सर? देखिए, आप जिस विरोध की बात कर रहे हैं, कल्पना करिए राहुल गांधी जी ने संसद में हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर, हिंदू संगठन को लेकर के भाजपा या आरएसएस पर अटैक करते हुए। मैं आपके पास माफी के साथ लौटता हूं इस समय थोड़ा सा सीधे मैं चलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में बिजनेस मीट में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, सीधे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस मीट में, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वियना से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। बिजनेस मीट में जो व्यापार बैठक है दोनों देशों के बीच, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच, और साथ में जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। ये बिजनेस मीटिंग है इंडिया ऑस्ट्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो दोनों देशों के बीच व्यापार बैठक है जिसमें कि कई समझौते होने की संभावना है, उस बैठक में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जो ये बिजनेस मीट है वियना में चल रही है दोनों देशों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रिया के चांसलर नेमर, ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं रूस की सफल यात्रा के बाद,
और इस समय बिजनेस मीटिंग जो दोनों देशों के बीच व्यापार बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान यह कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, इससे पहले द्विपक्षीय वार्ता भी हुई ऑस्ट्रिया के चांसलर नेमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, और अब दोनों देशों के बीच ये व्यापार वार्ता, व्यापार बैठक भारत और ऑस्ट्रिया के बीच काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऑस्ट्रिया यात्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल से भी अधिक लंबे समय के बाद, 41 साल मान के चलें, उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये ऑस्ट्रिया दौरा है, ऑस्ट्रिया यात्रा है भारत के प्रधानमंत्री की। और ये व्यापार वार्ता जो इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं, उनके बीच ये व्यापार वार्ता की तस्वीरें, व्यापार बैठक की तस्वीरें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिनों की सफल यात्रा करने के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचे और उसी दौरान जो प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया में कार्यक्रम है, उसी में से एक ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो व्यापार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच जो व्यापार वार्ता है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच, उसमें कई मुद्दों पर चर्चा, आर्थिक व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा, समझौते, सहमति पत्र की संभावना है दोनों देशों के बीच। ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, ऑस्ट्रिया यात्रा कितनी अहम है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से, दोनों देशों में भविष्य में सहयोग के लिहाज से भी काफ़ी अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऑस्ट्रिया यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद जब ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचे तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। होटल में भारतवंशी समुदाय ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। फिर जो चांसलर नेमर है उनके साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब प्रधानमंत्री इस व्यापार बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, दोनों देशों के व्यापार बैठक में। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतवंशी समुदाय हैं ऑस्ट्रिया में, वियना में, उनके बीच भी जाकर संबोधन देने वाले हैं। तो हम आपको उससे जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे थे, आज की हमारी जो खास चर्चा है वो ये कि क्या इस तरह के जो कुछ दोहरे मापदंड हमारे नेता, बुद्धिजीवी अपनाते हैं, इस तरह के नैरेटिव देते हैं, क्या मकसद होता है। हमने अवधेश जी की प्रतिक्रिया हम ले रहे थे, सीधे चलते हैं अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के पास और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे। अवधेश जी, प्रधानमंत्री का वियना से कार्यक्रम था, इस बीच में हमने चर्चा को थोड़ी देर के लिए रोकी थी, अब आप जरूर अपनी बात को पूरी कीजिए। देखिए, जो जिस विरोध की हम आप चर्चा कर रहे हैं, रायबरेली हो, गुजरात हो, मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने संसद में हिंदू पर, हिंदुत्व पर और आरएसएस, बीजेपी को निशाना बनाने के लिए जिस ढंग से हिंदुत्व की बात की है, क्या यही बात इस्लाम के बारे में राहुल गांधी या दूसरे नेता बोल सकते हैं? क्या वो बोल सकते हैं कि ये तो आरएसएस का हिंदुत्व जो है वो ऐसा है, क्या फलाने का इस्लाम तो है वो ये है और फलाने का इस्लाम ऐसा है? क्या साहस है बोलने का? जिस ढंग से शिव जी की तस्वीर लहराई गई, क्या संभव है कि दूसरे किसी धर्म की तस्वीर उठा करके किसी प्रकार से वो लहराएं और बोलें? और उसका विरोध, अगर कल्पना करिए कि किसी ने इस्लाम पर या ईसाइयत पर अगर ये बात बोली होती तो उसका देश में और दुनिया में कितना व्यापक विरोध होता। बिल्कुल। ये तो छिटपुट विरोध हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हिंदुओं पर, हिंदू संगठनों के बारे में कुछ भी बोला जाए, लोगों के अंदर वो भाव पैदा नहीं होता जो होना चाहिए। यानी ये छिटपुट विरोध भी अपने आप में दिखाता है कि जो उनका बयान था वो गलत था, वो गलत था।
वो बात सही है कि वो दिखा रहा है, वो गलत था, दिखाया है, लेकिन इससे इन नेताओं के जुबान पर जो है उस पर क्या बोलते हैं, पाबंदी नहीं लग सकती है। आप क्यों करते हैं? ठीक है, करने का बहुत साफ है। इस समय जो राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, भारत के और विश्व के अलग अलग जगहों के जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं, उनकी रणनीति साफ है कि वन साइडेड जो है, तो मुस्लिम वोट किसी तरह से बीजेपी को मिले। राहुल गांधी, लौटता हूं आपके पास सर, लौटता हूं, मैं विजय कौशिक जी को शामिल करता हूं। विजय कौशिक जी, जिस तरह से कि गुजरात में विरोध हुआ, महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है और भी कई जगहों पर विरोध हो रहा है, और अब तो उनके क्षेत्र रायबरेली में भी विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से बयान देने में कुछ गलती हुई है ना, हिंदुओं पर जिस तरह उन्होंने बयान दिया? उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैं कांग्रेस पार्टी, हमने तो अभी बाइट उनकी सुनवाई थी। नहीं सुनिए ना, उन्होंने दरअसल बीजेपी के सांसदों की तरफ हाथ करके कहा था कि ये जो हिंदू है, पर्टिकुलर उन्होंने बीजेपी के सांसदों के लिए कहा था। दूसरी बात कि भाई राहुल गांधी जी ने भगवान शिव की तस्वीर लहराई, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग भाग्यशाली हैं कि हमें अपने भगवान का एक चेहरा हमें मिला हुआ है। बहुत से ऐसे मजहब हैं जिनके तो भगवान का पता ही नहीं है कि वो कैसे। अरे विजय कौशिक जी, अब आप फिरहाद हकीम की तरह ये मत कह दीजिएगा कि बाकी लोग जो हैं वो बदनसीब हैं। सुन तो लीजिए, फिरहाद हकीम की तरह के बारे में सुन लीजिए। सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो इस्लाम है वो हिंदू धर्म से पैदा हुआ है, हिंदू धर्म इस्लाम से पैदा नहीं हुआ। ये बड़ा स्पष्ट है, और इस देश में हिंदू ही सर्वोपरि है। आपकी पार्टी आपके इस बयान का साथ नहीं देगी। और सुनिए, कभी नहीं, पार्टी इस बयान का साथ, मैं वही कह रहा था आपके सामने। सुनिए, इस समय इनकी पार्टी जो है वो दूसरी दिशा में चर्चा हो चुकी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदुओं के हितों से समझौता नहीं किया। अगर किया होता तो हमारी कांग्रेस पार्टी तो बयान भी इस तरह का नहीं होना चाहिए था विजय जी। वो तो बाद में टोका गया, तब उन्होंने टोका नहीं, बीजेपी के लिए कह रहा हूँ। एक तो भाई साहब को कहिए बीच में जरा टांग ना अड़ाएं, हाथ जोड़कर। हाँ ठीक है, नहीं आपको सुनेंगे, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, विजय जी को बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस कोई भाजपा की तरह व्यक्तित्ववाद नहीं है कि राहुल गांधी जी ने जो कह दिया वही सच है जी, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कह दिया वो सच है, या विजय कौशिक जैसे लोग भी हैं जो हिंदू हैं और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी सुनना हम गवारा नहीं। ठीक है, चाहे हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति कहे, ठीक है, या हकीम जैसा कोई व्यक्ति कहे, वो हकीम जो कह रहा है, हकीम ने तो कहा कि हम सब लोग बदनसीब हैं क्योंकि इस्लाम में पैदा नहीं हुए, तो हम सब बदनसीब हैं और दावत देने वाले हैं हमें। वो सुनिए ना, उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि इस्लाम धर्म है ही नहीं, इस्लाम तो एक मजहब की दुकान है। अच्छा, अगर कहीं दुनिया में धर्म है तो मजहब की दुकान है। बहुत बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, हमको लगता है पार्टी सबसे पहले आपके बयान से अपने आप को अलग कर लेगी। ठीक है, लौटता हूँ, लौटता हूँ विजय जी, लौटता हूँ। ठीक, लौटता हूँ। धनंजय जी, उनका कहना है कि भाई नहीं, हमने तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं, और दिया भी तो बीजेपी के लोगों के लिए दिया। लालचंद जी, राहुल गांधी के दादा यही कब्र में है लेटे, और राहुल गांधी दिन रात हिंदुओं के खिलाफ बयान हक देते, और फिर भी अगर हिंदू समाज न चेते तो इसमें राहुल गांधी का क्या दोष? राहुल गांधी जी, भाई साहब, विजय जी मैंने आपके पीछे बोला था क्या? धनंजय जी ने आपको बिल्कुल शांति से सुना है। सुन लीजिए। राहुल गांधी जी के दादा की कब्र कहाँ पर है, बता दीजिए जरा मुझे। इलाहाबाद में कर रहा हूँ, इलाहाबाद में। अरे पढ़ लिख लिया करिए, ना तो आप कांग्रेस में है, ना आपको कोई जानकारी है, ना आपको राहुल गांधी के दादा की कब्र का पता है। इलाहाबाद में कब्र है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के जो दादाजी थे उनकी कोई कब्र नहीं थी, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अरे मुसलमान लालचंद जी बात कर रहे हो। ठीक है लालचंद जी, पहले मैं गलती बात बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी बुलाया करिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा। नहीं ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी बुलाया करिए। उसके बारे में आप देश से मैं पूछ लेता हूँ, आप देश की बात रखेंगे, क्योंकि बात तो ये आई है कि हाँ उनकी वहां पर समाधि तो है, इलाहाबाद में ना उनकी समाधि है, तो हिंदुओं में बनती है। इन्हें शायद बीजेपी प्रवक्ता मुझे ठीक है, मैं धनंजय जी के पास जाऊं, उससे पहले धनंजय जी के पास जाऊं, उससे पहले अवधेश सर ये बताइए इस वाले फैक्ट में क्या है? विजय जी,
अगर थोड़ा पढ़ लिया करें। कब्र है वहां, मैं स्वयं जाके देखा हूं। ठीक है, ठीक है, अवधेश जी ने भी पुष्टि कर दी, अवधेश जी ने भी पुष्टि कर दी। लौटता हूं, धनंजय जी बात पूरी कीजिए। अवधेश जी खोद कर आए हो, धनंजय जी बात पूरी कीजिए। धनंजय जी क्या आया हूं भाई मैं? अरे स्कूल जाओ यार, पढ़ो मनोहर अपना फर्स्ट हैंड, अपनी फर्स्ट हैंड बात बता रहे हैं वो, सीधे कह रहे हैं कि वो वहां होकर आए हैं। ठीक है धनंजय जी, नाम बता दे बीजेपी पर। धनंजय जी अब बात पूरी कीजिए। धनंजय जी, फिरोज जी का अंतिम संस्कार हुआ था, आपको मालूम होनी चाहिए। अरे भाई कहां से खोज के कार्टून ले आए हैं भाई? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समाधि है इतना तो क्लियर है धनंजय जी। समाधि है, समाधि कब्र है भाई। ठीक है, ठीक है, कब्र है, उसमें लिखा हुआ है भैया, आप खोद उसमें लिखा हुआ है कब्र। ठीक है, ठीक है, चलिए धनंजय जी बात पूरी कीजिए। जी धनंजय जी। लालचंद जी, सर समाधि नहीं है, कब्र है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। अच्छा, वो भी अवधेश से उसकी पुष्टि कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए, विजय जी भी अपना फैक्ट सही कर रहे हैं। बहुत बेहुदा आदमी है, आगे बढ़िए, लिखा हुआ है, और एक बार जाया करिए, समझा करिए, आगे बढ़िए धनंजय जी, आगे बढ़िए। नहीं देखिए, लालचंद जी अनपढ़ जाहिलों को बुला लेंगे तो कैसे बात? नहीं ऐसा है, देखिए हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो, लेकिन अब फैक्ट आ गया ना सामने। अवधेश जी भी बोल रहे हैं कि हाँ कब्र है। चलिए आगे बढ़िए। यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, अंतिम संस्कार हुआ था फिरोज गांधी का। अरे भाई क्या बात है, अब जाके देखा यार, 20 रिपोर्ट उस पर छप चुकी है अखबार। अरे तो कब्र दफनाने। अच्छा चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए ये इस फैक्ट को भी विजय जी चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहां से आगे बढ़ते हैं। धनंजय जी उन्होंने कहा, धनंजय जी उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया, बीजेपी के लोगों के खिलाफ बयान दिया। देखिए लालचंद जी, राम का धैर्य अद्भुत है, लेकिन राम का बाण भी अद्वितीय है। यह हिंदू समाज को समझना पड़ेगा। हर मर्ज की एक दवा है राम बाण। भगवान राम ने अपने पिता के आदेश पर मर्यादा स्थापित करने के लिए राजपाट छोड़ा, अयोध्या छोड़ी, वनगमन किया, लेकिन शस्त्र नहीं छोड़ा। अपने बाण, धनुष बाण को नहीं छोड़ा, कंधे से सारंग लटका रहा और बाण अपनी मर्यादा को चलाता रहा। बिना न मारे जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिना हो ही न प्रीत। आज जो हिंदू समाज को भगवान राम की मर्यादा याद करनी होगी कि कोई भी गले में क्रॉस लगा के ऊपर से जनेऊ पहन करके कहे कि मैं भी हिंदू हूं, तो नकली मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है, जरूरत है, लौटता हूं। एक बात की चर्चा जरूर अवधेश जी करना चाहूंगा। ये पीसीआर की एक रिपोर्ट आई है, पता नहीं कहां से कैसे ये रिपोर्ट बनती है। उसमें यह दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद 95% जो हिंसा हुए हैं उसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया। कहां से ये रिपोर्ट आती है? क्या उनको पश्चिम बंगाल में जो ये तमाम अत्याचार हो रहे हैं वो रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता क्या? और इस तरह के नैरेटिव का क्या मकसद होता है अवधेश सर? नैरेटिव का मकसद बिल्कुल क्लियर है। इस समय जो सरकार बनी है, ये तो अभी से थोड़े है, 2014 में सरकार बनी है, तब से नैरेटिव बिल्डअप किया गया है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध असहिष्णुता बढ़ी है, हमले बढ़े हैं, अनेक घटनाओं का चित्रण होता है। जहां आप जाते हैं तो घटना नहीं मिलती है, सामान्य अपराध का होता है। राहुल गांधी जी को मणिपुर का एक यात्रा तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल में महिला नंगी कर दी जाती है, सड़क पर घसीट के पीटी जाती है, महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके वीडियो आते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं। मैं नेता के साथ साथ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग पर भी सवाल उठा रहा हूं। नहीं, जो लुटियंस मीडिया है, जो खान का मार्केट गैंग को करने वाला है, जो इस देश में नैरेटिव बिल्डअप करता है। आप देखिए ना, एक भी इनका वीडियो, ट्वीट, इनकी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल पर हो तो बता दीजिए। एक भी बता दीजिए। पश्चिम बंगाल के गांव में लोग छाती पीट, एक तो मुस्लिम महिला थी, एक जो महिला थी, बिल्कुल रोशन आरा की बात हम कर रहे हैं। हाँ, जिसको सड़क पर पीटा गया, उसके लिए भी मानवाधिकार की आवाज नहीं निकली है। ये जो पाखंडी लोग हैं, जो इस देश को बदनाम करते हैं, ठीक है, जो जानबूझकर इस देश के हिंदुओं को उत्तेजित करते हैं, ये सहिष्णु हिंदू समाज चुप रहता है। तो ये झूठ फैलाने वाले, इनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी जी का विरोध आपने कहा है, थोड़ा बड़ा विरोध प्रदर्शन हो गया, जरा देश उठ के खड़ा हो, तभी तो इसका उत्तर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, अगर यहां पर एक बात साबित होती है कि अगर सच में हिंदू हिंसक होता ना, तो सिर्फ इतना सा विरोध होके नहीं रहता जो हो रहा है राहुल गांधी के बयान का, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है। लालचंद जी, अगर हिंदू हिंसक होता, तो जो हिंदू धर्म में से तमाम मजहब पैदा हुए हैं ना, ये भी ना पैदा हो पाते, तो हिंदू हिंसक होता।
डंडे के जोर पर इन सबको जोड़े रखता, लेकिन हमारी सर्वे भवन सुखना की नीति रही है। इसलिए हिंदू धर्म में से अनेक मजहब पैदा हो गए उसी प्रकार में। और राहुल गांधी जी सत्य को समझते हैं। वो शिव जी की जो विचारधारा है, जो उनके आदर्श हैं, जो उनके संदेश हैं, ठीक है, उसको बताने की उसी पर तो सवाल है, उसी पर सवाल है। और लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। उन्होंने चंद भाजपा के जो संसद में जो लोग बैठे हुए थे, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हुए देखिए, ये बात सिर्फ बाकी सारे लोग नहीं, बल्कि आपके साथ लंबे समय तक जुड़े प्रमोद कृष्णम जैसे नेता भी कहते हैं कि दूसरे के बहकावे में आकर ऐसा करते हैं राहुल गांधी। खैर, लौटता हूं धनंजय जी। प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि कांग्रेस और इकोसिस्टम जो उसका है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये जो एपीसीआर टाइप की रिपोर्ट आती है जिसमें नैरेटिव सेट किया जाता है, कैसे दीजिएगा इसका जवाब? देखिए लालचंद जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि एक लगातार प्रक्रिया है। राहुल गांधी जैसे कालनेमी रामनामी ओढ़ के कोशिश करता था समाज को ठगने की, कांग्रेस रूपी कालनेमी भी रामनामी ओढ़ने की कोशिश करती, लेकिन ये सनातनी समाज, हिंदू समाज, सहिष्णुता का समाज, ये जब जागृत हो रहा है, चीजें सामने आ रही हैं, कांग्रेस की कलई खुलती जा रही है, जब रामनगर का नाम बदलने की बारी आ रही है, जब हराने की बातें हो रही हैं, जहां राम मंदिर आंदोलन को हराने की बारी आ रही है, जब जो लोग राम को काल्पनिक बताते हो, तो उनको परशुराम भी याद आ रहे हैं और राम से जुड़े हुए तमाम तीर्थ क्षेत्र भी याद आ रहे हैं कि फला क्षेत्र। लेकिन बात सिर्फ यहाँ कांग्रेस की नहीं, पूरे इकोसिस्टम की बात है धनंजय जी। देखिए, ऐसा है ना कि 1 दर्जन देश अगर भारत से अलग हुआ तो ये उसी का नतीजा था। 1 दर्जन देश अलग हुआ, और ये सहिष्णुता इस समाज के भीतर में है। सेकुलरिज्म को इसकी संविधान में लिख के नहीं है, ठीक है, हिंदू के डीएनए में सेकुलरिज्म। लेकिन बहुत सारे लोग इस उम्मीद से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ना कि उस इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो सब लोग देख रहे हैं कि भाई आप किस तरह से जवाब आगे चल के दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल धनंजय जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए समय की कमी। विजय जी कब्र पे हो आइए, एक बार सजदा कर आइए। नहीं, अब विजय जी जाके जरूर फैक्ट चेक कर लेंगे। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक से जुड़ी खबर है कि SC/ST फंड के दुरुपयोग का जो मामला आया था, हमने 2 दिन पहले इसको लेकर आपको खबर दिखाई भी थी, इसी प्रोग्राम में दिखाई थी। उस पर अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कर्नाटक में SC/ST फंड के दुरुपयोग पर नोटिस जारी कर दिया है। SC कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल कर्नाटक में गारंटी पूरी करने के लिए कांग्रेस सरकार पर SC/ST फंड के दुरुपयोग का आरोप है। 37% उसका इस्तेमाल करना चाहती थी सरकार। सिद्धारमैया सरकार भी ये मान रही है कि फंड का दुरुपयोग हुआ, लेकिन अब ठीक रहा, अधिकारियों के ऊपर फोड़ रही है। ऐसा हो सकता है क्या? उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने माना आदिवासी कल्याण बोर्ड में फंड का हुआ दुरुपयोग और हेराफेरी, लेकिन क्या कहा, हमारे मंत्री और विधायक इसमें शामिल नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। लेकिन बिना मंत्री और विधायक के, सरकार के हरी झंडी के सिर्फ अधिकारी ऐसा फैसला नहीं लेते। कर्नाटक में मुख्य विपक्षी बीजेपी का आरोप है कि घोटाले में तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सीधी संलिप्तता है। आदिवासी कल्याण बोर्ड के 187 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया, तेलंगाना और अन्य राज्यों के चुनावों में इसका इस्तेमाल किया, यह बीजेपी आरोप लगा रही है। कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री ने कुछ ही दिन पहले घोटाले के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया था। 187 करोड़ के घोटाले के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था, डी नागेंद्र को। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि बी नागेंद्र ने कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक सरकार की गरिमा को बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था और अब मामले की जांच की जा रही है। The investigation is going on. We are very transparent. We don't want to involve with the investigation. Our honorable minister has resigned to give a way for a free and fair investigation. I think there is nothing wrong. The investigation will come out as early as possible. वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सबसे ज्यादा SC/ST और आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो करोड़ों रुपए से अधिक की हेराफेरी करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। 39,000 करोड़ रुपीस SC/ST के लिए है, उसमें से 14,700 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी लूटकर अपनी गारंटीज पूरा करना चाहती है। जो गारंटीज उन्होंने चुनाव में वादे किए थे पर वो पूरे नहीं कर पा रहे। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध सबके दाम भी उन्होंने बढ़ा दिए, क्योंकि तिजोरियां खाली हो चुकी हैं इन गारंटीज पूरे करने के चक्कर में।
वो खटाखट गारंटी 1 लाख रुपए वाली वो पूरी कर भी नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी SC/ST के फंड से लगभग 34,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए और इस डाइवर्जन पर बार बार कर्नाटका लेजिस्लेचर कमेटी जो है वेलफेयर ऑफ SC/ST के लिए जो बनी हुई है उसने भी बताया कि इस प्रकार से डाइवर्जन ऑफ फंड्स करना ये गलत है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से SC कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये नोटिस भेजा है, अब इसमें आगे क्या हो सकता है? क्योंकि हमने रिपोर्ट ये दिखाई थी कि 37% फंड का इस्तेमाल करने की योजना थी, लेकिन अब वो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए, अब आपने बताया है कि SC कमीशन ने नोटिस जारी किया है कर्नाटक सरकार को कि जो SC के कल्याण के लिए, जो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए फंड होता है, उसका अलग सामाजिक योजनाओं में इस्तेमाल क्यों किया गया। जो 5 गारंटी पूरा करने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी और हम जानते हैं कि वो भी गारंटी पूरी हुई कि नहीं, इस पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। जब आपके पास फंड नहीं था तो फिर आप इस तरह के वादे क्यों करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं, और बीजेपी यही सवाल पूछ रही है। और आज सुधांशु त्रिवेदी से जब मैंने सवाल पूछा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, उनके कल्याण को लेकर वो यही दर्शाता है कि वो जब सत्ता में आते हैं तो उसके फंड का डाइवर्जन करते हैं, और जब एक कोई तगड़ा वोट बैंक सामने आ जाता है तो अपने ही नेता का समर्थन नहीं करते। उन्होंने एक कांग्रेस के ही पुराने नेता का उदाहरण देते हुए बताया कि उन पर एक प्रतिबंधित संगठन ने जब हमला किया था तब कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था, जबकि वो दलित नेता थे। शैलेंद्र, ST फंड में वहां पर 187 करोड़ रुपए के घोटाले में मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा है। कर्नाटक सरकार इस मामले में मुश्किलों में घिर सकती है आगे चलकर। देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा कि सफाई भी दे रहे हैं DK शिवकुमार, और उनकी सफाई गले भी नहीं उतर रही है। SC फंड हो या ST फंड हो, उसके दुरुपयोग के इस्तेमाल पर कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक की, वो पहले ही घिरी नजर आ रही थी। और अब मामला ये और गंभीर हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो बचाव की मुद्रा में आ रही। तो अब कमीशन की तरफ से भी नोटिस गया हुआ है SC फंड के बेजा इस्तेमाल को लेकर। अब देखना होगा मामला आगे किस तरह से बढ़ता है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है कि वो जो दलित नेता है या फिर जो ST नेता है, आदिवासी नेता है, उनकी क्या सोच है। बीजेपी को मौका मिला है तो जाहिर सी बात है बीजेपी हमलावर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में।